morning students, I hope that you all are fine today also at your places. As you all know that we have started our home tutorial classes on behalf of Ideal Public School, Chandori. Yesterday we have studied about 7th standard civics first chapter, equality in Indian democracy. What we have studied in that particular thing, we have an idea about what actually democracy is, what constitution has given us the rights, how does right to vote acts, how we observe inequality in India, how it is seen. Then we have studied about caste inequality, which is there in India still, that the lower class people or the unprivileged classes which are there in India, they cannot use the wealth of upper class, they cannot dine with them, they cannot enter the temples. This particular discrimination is observed here. Today we are going to study about gender-based inequality. But before studying about gender-based equality, I will give you a homework. You have to prepare a project file, and in that project file you have to discuss about all the major religions that are practiced in India, as well as you have to discuss that what are the similarities and difference between all the religions that take place in India. Now, studying about the gender-based inequality. Now, gender-based inequality means कि हमारे यहाँ पर जैसे आप लोग सब जानते हैं कि there are two set of genders. One is masculine gender and another is feminine gender. लेकिन इन दो genders के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं. जैसे अगर कोई पर्सन डिसेबल्ड है तो क्या उसके साथ हमें डिस्क्रिमिनेट करना चाहिए, क्या वैसा भेदभाव होना चाहिए, क्या इनइक्वालिटी होनी चाहिए. तो इन सब चीज़ों के बारे में हम इस पर्टिकुलर चीज़ में पढ़ेंगे, क्योंकि डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट डिफरेंटली एबल्ड पीपल या पर्सन्स के अगेंस्ट में भी होता है. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने ये बहुत अच्छा कदम उठाया है कि हर एक कैटेगरी के लिए, मीन्स पर्सन हु आर very much able and who are not that much able, they are having some disabilities, तो उनके लिए reservations हैं that they could also work. There is an example of an IAS officer who is blind. That means if a person is blind, that doesn't mean that he cannot work, that he cannot opt a government job. So these things are there in India, which is governed by the Constitution of India. यानी हमें हमारे भारत के संविधान ने जितने भी सिटीजन भारत में रहते हैं उनको पूर्ण अधिकार दिया है कि वो इन सब चीज़ों को एंजॉय कर पाए. जेंडर बेस्ड इनइक्वालिटी हमारे सोसाइटी में बहुत ज़्यादा वाइड स्प्रेड है. पहले गर्ल्स को एजुकेशन नहीं दिया जाता था, सिर्फ बॉयज स्कूल जाते थे. तो इसके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट किया ज्योतिराव फुले ने. उन्होंने अपनी वाइफ के साथ मिलकर पुणे में एक स्कूल स्टार्ट की जहाँ पर लड़कियों को एजुकेशन दी. आज हम जानते हैं कि न केवल बॉयज़ बल्कि हमारे कंट्री की ऑल ओवर द वर्ल्ड की कंट्री की गर्ल्स वुमेन्स दे आर इक्वल टू मेन नाउ. ऐसी कोई भी फील्ड नहीं है जहाँ पर गर्ल्स ने अपने आप को प्रूव नहीं किया. अगर आपको पता हो, इंडिया बिकेम द फर्स्ट कंट्री टू लॉन्च अ ऑर्बिटल सैटेलाइट ऑन मार्स. मार्स ऑर्बिटल सैटेलाइट मिशन जिसका नाम था, जिसमें भारत ने सबसे कम बजट में सैटेलाइट को लॉन्च किया. उसकी प्रोजेक्ट मैनेजर से लेके बहुत सारे इंजीनियर्स और साइंटिस्ट जो थे उनमें विमेन्स बहुत क्रूशल रोल प्ले किया. हमारा भारत जो कहा जाता है कि पुरुष प्रधान देश है, वहाँ की एक राष्ट्रपति भी महिला रह चुकी है जिनका नाम मिसेस प्रतिभा देवी सिंह शेखावत पाटिल. तो ये जो डिस्क्रिमिनेशन पहले ऑब्जर्व किया जाता था, आज ये बहुत हद तक खत्म हो चुका है. आज हम हर फील्ड में देखेंगे तो जो जेंडर बेस्ड इनइक्वालिटी थी वो कहीं ना कहीं अप्रूव की जा रही है. लेकिन आज भी भारत के कई सारे ऐसे हिस्से हैं जहाँ पर इस इनइक्वालिटी को आज भी फॉलो किया जाता है. इसे हम बहुत ट्रैजिक मानते हैं. ये सारी चीज़ें हैं जो हमें ये दिखाती है कि आज भी भारत उन डेवलपिंग कंट्रीज में है ज़रूर, लेकिन उतना डेवलप नहीं हुआ. लाइक औरतों को कम पे किया जाता है एज कम्पेयर टू मैन. ये हमारे इंडिया में आज भी ऑब्जर्व किया जाता है. इसका एक छोटा सा एग्जांपल मैं दूंगा कि इंडियन क्रिकेट टीम मेंस
उनकी जो एनुअल सैलरी है, जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल इन क्रिकेट इन इंडिया बीसीसीआई उनको पे करती है, वो बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द वुमेन क्रिकेट ऑफ इंडिया। तो ये डिफरेंस क्यों है, ये इनइक्वालिटी क्यों है, ये डिस्क्रिमिनेशन क्यों है? क्योंकि दोनों खेल तो भारत के लिए रहे। तो ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स हैं जो हमें ये दिखाते हैं कि वुमेन्स को कम पे किया जाता है एज कम्पेयर टू उसी काम के लिए मेन ज़्यादा किया जाता है। अगर हम देखें कि औरतों को निगलेक्ट किया जाता है, या ये कहा जाए कि फीमेल्स को हरासमेंट ज़्यादा सहन करना पड़ता है हमारे कंट्री में एज कम्पेयर टू मैन। उन्हें बहुत ज़्यादा हद तक शूटिंग की जाती है, टॉन्ट्स किए जाते हैं कि वो जॉब के लिए इक्विवेलेंट नहीं है, वो उतना काम नहीं कर सकते। पहले ये माना जाता था कि मैकेनिकल इंजीनियर्स गर्ल्स नहीं हो सकते, लेकिन आज मैकेनिकल इंजीनियरिंग में भी गर्ल्स अपना पूरा उन्होंने जितने भी उनके अंदर पोटेंशियल उसको प्रूव किया। डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट डिफरेंटली एबल्ड पर्सनस में एक केस स्टडी यहाँ दिया है हिमाचल प्रदेश की, जिसमें हिमाचल प्रदेश के हाई कोर्ट में एक समन जारी किया था चेयरमैन को, जो कि स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के थे। उसमें एक कहा गया था कि एक पर्सन है जिनका नाम है शामलाल, वो फिजिकली डिसेबल्ड थे, तो उनको जॉब में कैसे रखें। इसके आखिरी में जब जो स्टेटमेंट आया था उसमें उन्होंने ये कहा, मतलब HPPSC दैट इज हिमाचल प्रदेश सर्विस कमीशन, उन्होंने डिक्लेयर किया कि शामलाल को लेस मार्क्स मिले हैं और वो प्रिस्क्राइब नहीं है, लेकिन बाकी का पहला जो ऑर्डर था उसमें उनको उसके बारे में उनको जॉब दिया गया। बाद में जब हाईकोर्ट का इसका डिसीजन आया तो उसके बाद उसकी पूरी चीज़ें देखी गई, उनका रिजर्वेशन क्राइटेरिया देखा गया कि इज़ अ डिफरेंटली एबल्ड पर्सन, उस क्राइटेरिया में वो फिट थे। तो उस वजह से शामलाल जो है जिन्होंने ये पिटिशन दायर किया था HPPSC के केस में, उनको इसके लिए जॉब दिया। इसके बाद का जो आता है कि रिकॉग्नाइजिंग डिग्निटी। देखिए डिग्निटी मतलब हमारा आत्मसम्मान। रिकॉग्नाइजिंग डिग्निटी, हर एक व्यक्ति जो यहाँ रहता है इंडिया में, उसकी अपनी एक डिग्निटी होती है। नो डाउट वो वर्कर हो, नो डाउट वो हॉकर हो, वेंडर हो, या ग्रॉसर हो, या वेजिटेबल सेलर हो, या कुछ भी कोई भी प्रोफेशन हो, चाहे वो कम आउटपुट का हो या बहुत हाई लेवल का हो। एवरी पर्सन इन इंडिया हैज़ हिज ओन डिग्निटी, सो वी हैव टू फॉलो सर्टन थिंग्स कि हम उनकी डिग्निटी को कहीं से कहीं तक ठेस ना हो। वी शुड ऑलवेज interact with people with humbleness, politeness, with care and love, affection. We should not hurt them because we are nobody. We might be born with a golden spoon in our mouth, but that doesn't mean that we have earned that. And it is not his fault that he is poor or he is rich. So we always have to follow that we should be very kind and generous with the other people who are there with us, so that we should obey or we should maintain their dignity. What are the things that Indian democracy has given? That means equality in Indian democracy क्या है? तो ये कहा जाता है कि each and every citizen in India are equal in the eyes of law. हमारे भारत का जो संविधान है उसमें हर एक व्यक्ति जो भारत में रहता है वो एक जैसा है, चाहे वो हमारे देश के प्रेसिडेंट हो, चाहे हमारे देश का एक नॉर्मल सा लेबर हो, हर एक व्यक्ति समान है, इसमें कोई भी भेदभाव नहीं किया जा सकता। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने जो लॉज बनाए हैं उसमें इन सबको एक जैसा रखा गया है। सेकेंड थिंग, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें प्रोहिबिट करता है डिस्क्रिमिनेशन के लिए। किस बेसिस पे? तो हम किसी को रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेबिलिटी या फिर उसके जन्म के स्थान के ऊपर उसके साथ मतभेद या उसको डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हैं। ये एक सबसे मेन चीज़ है जो हमारे गवर्नमेंट ने की। उनका ये कहना है कि ऑल सिटीजन्स हैव इक्वल राइट्स टू यूज वेल्स, टैंक्स, बेथिंग घाट्स और नीड्स एंड एनीथिंग डेवलप्ड बाय द गवर्नमेंट फॉर द पब्लिक। पहले वेल्स यूज नहीं कर सकते थे, नदियों के जो घाट होते थे वहाँ नहीं जा सकते थे। आज ऐसा कुछ नहीं है, आज सब जगह जाया जाता है। अगर हम एक नॉर्मल सी चीज़ देखें कि किसी भी मंदिर में जाने से पहले किसी को उसकी कास्ट नहीं पूछी जाती, तो जब वहाँ भगवान के घर में डिस्क्रिमिनेशन नहीं है तो फिर क्यों बाकी जगह डिस्क्रिमिनेशन? कोई
कोई भी कास्ट का पर्सन किसी भी रिलीजियस प्लेस पे इजीली जा सकता है। लाइक अगर शिरडी का एग्जांपल लिया जाए तो शिरडी में हिंदू तो जाते ही जाते हैं, साथ ही साथ मुस्लिम्स भी जाते हैं। कई जगह ऐसी है जहाँ पर मुस्लिम्स के साथ हिंदूज भी उनके फंक्शन सेलिब्रेट करते हैं। सिखों के गुरुद्वारे में जाने से पहले कभी भी आपसे नहीं पूछा जाता कि आप सिख हैं। तो ये डिस्क्रिमिनेशन जब हमें रिलीजियस रिफॉर्म नहीं सिखाते तो ये डिस्क्रिमिनेशन हमारे इंडिया में ऑब्जर्व नहीं किया जाना चाहिए, जिसका टोटली एबोलिशन किया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। थर्ड थिंग, हमारे भारत के जितने भी सिटीजन्स हैं उनको पूर्ण अधिकार दिया गया है कि वो शॉप्स चला सकते हैं, वो होटल्स चला सकते हैं, वो पार्क्स या प्लेसेस जहाँ पर है वहाँ अम्यूजमेंट वहाँ वो जा सकते हैं, वो उन्हें खुद भी ओपन कर सकते हैं। तो ये चीज़ें ये दर्शाती हैं कि बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के आपको ये सारी चीज़ों की फैसिलिटीज़ दी गई। इसका मतलब ये है कि हमारे इंडिया में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना। हमारे भारत में रहने वाला हर एक व्यक्ति इक्वल है, तो इक्वालिटी होनी चाहिए। अगर हमारे आसपास गलती से, अगर हम रिच क्लास हैं या अपर मिडिल क्लास हैं और गलती से कोई व्यक्ति हमारे पास आ जाता है जो शायद उस स्टेटस का नहीं है जो स्टेटस हमारा है, तो हमें उसे डिस्क्रिमिनेशन की भावना से नहीं देखना चाहिए। एटलीस्ट ही इज ट्राइंग टू एंजॉय विद हिज फैमिली। वी शुड ऑलवेज प्रमोट हिम, वी शुड ऑलवेज मोटिवेट हिम, वी शुड एनकरेज हिम सो दैट ही कुड वर्क हार्ड एंड चेंज हिज ओन पोजीशन. These are the things that actually the government of India or the Constitution of India has governed each and every citizen of India. Next thing, हमारे भारत में अनटचेबिलिटी को फोबिट किया गया. फोबिट करने का मतलब ये है कि पूर्णतः इसे खारिज किया गया है, पूर्णतः इसे मना किया गया कि अनटचेबिलिटी को हमारे भारत में अब ऑब्जर्व नहीं किया जा सकता है. ये एक क्राइम है. पहले छुआछूत बहुत हुआ करता था, लेकिन आज ये चीज़ें नहीं है. इसे कम्प्लीटली अप्रूव किया जाना चाहिए, जो कि आज भी कई पार्ट ऐसे हैं भारत में जहाँ इन्हें ऑब्जर्व किया जाता है, लेकिन इन चीज़ों को हमें पूरी तरह से अप्रूव करना चाहिए. वी एज ए यंग इंडिया वी आर हैविंग मोर देन 60% young people in it. So it's our responsibility to uproot all this problematic situation that makes us stubborn, that puts some blocks in our legs to fly. These are the things that should be eradicated. Next, हमारे भारत में प्रमोट किया जाता है इक्वल सर्विसेज के लिए, जिसका मतलब ये है कि हमें इक्वालिटी है अपॉर्चुनिटीज. अगर किसी प्रकार की कोई अपॉर्चुनिटी पब्लिकली ओपन होती है तो वो हर एक व्यक्ति के लिए, मीन्स इट माइट बी द व्यापम एग्जामिनेशन, इट माइट बी द यूपीएससी, एमपीएससी और एनी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन दैट हैव बीन कंडक्टेड इन द एंटायर कंट्री. It is open for all. Everybody can participate in it, and each and everybody has equality of opportunity. Next thing, हमारे भारत में ये जो चीज़ है अपॉर्चुनिटी सबके लिए, इसमें हम फिजिकली डिसेबल्ड पर्सन्स को भी इंक्लूड करते हैं मेन स्ट्रीम के साथ. केवल ये उन लोगों के लिए नहीं है कि पूरी तरह से एबल है, ये उन लोगों के लिए भी है जिनके अंदर बाय बर्थ कुछ डिसेबिलिटी. नेक्स्ट थिंग, हमारे भारत में एक लॉ बनाया गया था 1955 में, जिसमें इंश्योर किया गया था कि इक्वल ट्रीटमेंट और फ्री एजुकेशन. इसी वजह से हर एक स्टेट में इंडिया के राइट टू एजुकेशन के तहत गवर्नमेंट स्कूल्स बनाए गए हैं, जिसमें फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके 8th स्टैंडर्ड तक हर बच्चे को बुक्स, अगर वो बहुत दूर से आता है तो साइकिल्स, फ्री एजुकेशन, मिड डे मील, इन सब चीज़ों की व्यवस्था की जाए ताकि हमारे भारत का हर एक बच्चा, हर एक व्यक्ति एजुकेटेड हो. As you all know that in India, Kerala is the only state with more than 90% literacy. और केरला की सबसे अच्छी बात ये है कि केरला की जो सराउंडिंग्स हैं, मतलब एक कॉलोनी अगर है तो उसके बच्चों को ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ता, उनकी कॉलोनी के हिसाब से ही वहाँ पर स्कूल्स हैं, ताकि बच्चा ज़्यादा ट्रैवल ना करे, उसके पास में ज़्यादा से ज़्यादा समय हो. इस वजह से वहाँ पर एजुकेशन को बहुत अच्छी तरीके से प्रमोट किया जाता है. नेक्स्ट एग्जाम्पल इज द इनिशिएटिव टेकन बाय द दिल्ली गवर्नमेंट. They have manipulated the old government schools of Delhi into a very high-tech schools with all the modern amenities and facilities that should be given to the students for free. Because Delhi is the capital of India, and it is seen that the high-class people
high class people's children are going to very enormous and big and huge and massive schools with all the modern facilities and everything. So why not the poor class people, children should enjoy that facility? So they have taken that particular initiative and they have started also working on it. This shows that they are about to eradicate or uproot such type of discrimination in education. Now, equality through welfare scheme. What does this mean? Equality through welfare scheme actually means that our constitution is promoting welfare schemes for everybody who is living in India. Government is trying to advance equality as assured by the constitution. यानी गवर्नमेंट चाहती है, गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है, गवर्नमेंट ऐसी कुछ चीज़ें ला रही है जिससे इक्वालिटी को वो प्रमोट कर पाए, जो कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है. इससे क्या होगा कि इससे रिगार्डलेसली कोई भी कास्ट का पर्सन हो, कोई भी ग्रीड का हो, कोई भी रिलीजन का हो, कोई भी कलर का हो, वो इक्वली इंजॉय कर सकता है उन सारी स्कीम्स को, उन सारी चीज़ों को जो उसके पास है. नेक्स्ट थिंग, मिड डे मील स्कीम. व्हाट डज दिस मिड डे मील स्कीम मीन्स? हमारे भारत में आज भी बहुत सारा तबका, आज बहुत सारा पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन, जिनके पास बीपीएल कार्ड है, जिनकी इनकम उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए. तो उनके बच्चे स्कूल जाने के बजाय दे गो टू सम शॉप और सम टी स्टॉल और एनीवेयर एल्स टू वर्क एंड ऑल, क्योंकि उनके पास खाने की फैसिलिटी नहीं है. तो हाउ इट इज पॉसिबल फॉर देम टू गेट एजुकेटेड? व्हाट गवर्नमेंट टू स्टार्टेड? गवर्नमेंट ने एक चीज़ स्टार्ट की, मिड डे मील. अब मिड डे मील करता क्या? तो मिड डे मील ये कहता है कि उन्होंने हर गांव में प्राइमरी और मिडिल स्कूल्स ओपन किए और उनका कहना था कि यू सेंड योर वर्ड्स टू अस, वी विल प्रोवाइड देम वन टाइम मील. पौष्टिक आहार उन्हें दिया जाएगा विद मिल्क एंड एवरीथिंग, एग्स, मिल्क, सैलेड, दाल, चपाती, राइस, वेजिटेबल, एवरीथिंग विल बी गिवन टू देम एंड लेट देम स्टडी. यानी गवर्नमेंट टुक एन इनिशिएटिव टू लेसन द बर्डन ऑफ पेरेंट्स कि एक टाइम का खाना वो प्रोवाइड कर रहे हैं, नेक्स्ट टाइम फूड इज गिवन बाय द पेरेंट्स. इससे क्या हुआ? ये 2001 में स्कीम स्टार्ट हुई थी मिड डे मील. अब मिड डे मील से फ़ायदा ये हुआ कि जो गांव में रहने वाले लोग थे उन्होंने अपने बच्चों को स्कूल भेजना स्टार्ट किया. गवर्नमेंट ऑल्सो स्टार्टेड आंगनबाड़ी. आंगनबाड़ियों में भी बच्चों को पौष्टिक आहार के पाउच डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं ताकि वो घर ले जाए और उन चीज़ों को वो घर में कंज्यूम कर सकें. यानी न्यूली बॉर्न बेबी से लेकर 8th स्टैंडर्ड तक गवर्नमेंट इज गिविंग ईच एंड एवरी फैसिलिटी दैट कैन बी गिवन टू द पीपल. अब सर्व शिक्षा अभियान एक स्टार्ट किया गया था इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा. सर्व शिक्षा अभियान का मतलब था कि हर एक व्यक्ति जो भी गांव में रह रहा है, शहरों में रह रहा है, उनको एजुकेशन दिया जाए. अब एजुकेशन दिया जाए तो उन्होंने क्या क्या स्कीम्स की? उन्होंने लोगों को अपने तरफ अट्रैक्ट करने के लिए फ्री बुक्स डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट किया, फ्री यूनिफॉर्म्स डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट किया. अगर कोई लड़की 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर दूर से आती है स्कूल में पढ़ने के लिए तो उनको फ्री साइकिल डिस्ट्रीब्यूशन किया. अगर बच्चे 85+% स्कोर करते हैं बोर्ड क्लासेस में तो दे आर गिवन 25,000 रुपीज प्लस लैपटॉप बाय द स्टेट गवर्नमेंट. ये चीज़ें थी. देखिए, हमारे भारत के लेट प्रेसिडेंट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आज़ाद ने कहा था, उन्होंने बहुत अच्छा एक कथन, मतलब एक थॉट कहा था. He said that you might find some of the finest brains of the world sitting at the last bench or sometimes out of the class. यानी ज़रूरी नहीं है कि फर्स्ट बेंचर स्टूडेंट्स ही ब्रिलियंट, आउटस्टैंडिंग ये होते हैं, इंटेलिजेंट. उनका कहना ये था कि आपको कई बार ऐसा भी मिल सकता है कि दुनिया के बेहतरीन दिमाग कई बार या तो क्लास में पीछे बैठे हुए होते हैं या तो कई बार क्लास के बाहर किसी पनिशमेंट को देते हैं. तो डोंट जज एनी बुक बाय इट्स कवर. ये बहुत अच्छी चीज़ कही गई है. सर्व शिक्षा अभियान हमें यही जताता है कि गांव का हो या शहर का हो, ज़रूरी नहीं है हम बहुत हाई क्लास स्कूल में पढ़े, ज़रूरी नहीं है हम किसी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े तो हम आगे नहीं बढ़ सकते ना. दैट्स नॉट द थिंग. एनीथिंग इज पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड
You never know. It's your destiny and your will that makes you a perfect person in life. बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं हमारे इंडिया में जिन्होंने इन सब चीज़ों का एक्सपीरियंस किया है. स्टील टाइकून ऑफ इंडिया जमशेदजी टाटा, उन्हें इस बात से डिस्क्रिमिनेट किया गया था मैनचेस्टर में कि वो एक होटल एंटर नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो एक इंडियन थे. उन्होंने क्या किया, उन्होंने आकर एक होटल बना ली. उन्होंने नागपुर में एक टेक्सटाइल मिल स्टार्ट की, तो उन्हें कहा गया था कि यहाँ पॉसिबल नहीं है. उन्होंने कहा कि मैं मैनचेस्टर का क्लाइमेट यहाँ ले आऊँगा. आपको शायद सुनकर आश्चर्य होगा कि यूनाइटेड किंगडम, यानी जिसे हम लंदन के नाम से ज़्यादा जानते हैं, जो वहाँ की कैपिटल है, टाटा नगर में बने हुए स्टील से वहाँ के टैंक्स बने थे, जिन टैंक्स का नाम रखा गया था टाटा नगर टैंक्स. तो दिस इज द थिंग कि ये नहीं है कि केवल नॉर्मल पीपल्स ने ही डिस्क्रिमिनेशन फेस किया है. बहुत सारे लोगों ने डिस्क्रिमिनेशन फेस किया है, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी. दे प्रूव देमसेल्फ एंड प्रूव अदर पर्सन्स रॉन्ग. बिगेस्ट एग्जाम्पल ऑफ इंडिया, धीरूभाई अंबानी. We only think that okay, he is a marvelous person, he has so much assets with him, his lifestyle is such thing. But have you ever observed that what sort of lifestyle he had when he started his journey? When he became so popular and famous, still he used to go to that particular restaurant or bhojanalaya where he used to eat in those days after being so rich. These people, they were not born with golden spoon in their mouth. They actually worked hard to make it possible, and for that education is very much essential. अब एजुकेशन एसेंशियल है, इस वजह से सर्व शिक्षा अभियान स्टार्ट किया गया, जिसमें एक एडवर्टाइजमेंट आई थी, अब स्कूल चले हम. शायद आपने अपने टेलीविजन स्टेज पर. अब गवर्नमेंट प्रमोट करती है बहुत सारी स्कीम्स को, ताकि जो गैप बना है ना, उस गैप को कम किया जा सके. बहुत सारे सेगमेंट्स में आज भी गांव में कहा जाता है कि पढ़ लिख कर क्या करें. तो इस गैप को ख़त्म करने के लिए सोसाइटी के बहुत सारे क्रिटिकल डिसीजंस लिए जाते हैं, ताकि उनकी इंडिविजुअल यूनिकनेस जो है उसको अपलिफ्ट किया जा सके. बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं जो हमें ये चीज़ दर्शाते हैं कि वी शुड स्टडी हार्ड. देखो, बहुत सारी स्कीम्स हैं, जैसे मनरेगा, दैट इज महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट. ये बना था 2009 में. इसमें ये कहा गया कि गांव में रहने वाले लोगों को पहले 100 दिनों का रोजगार दिया जाता था, लेकिन आज वो बढ़कर आई थिंक इट इज अराउंड 160 डेज इन अ ईयर, कैलेंडर ईयर, कि आपको इतने दिन का रोजगार गवर्नमेंट हमारे तरफ से देगी, एम्प्लॉयमेंट दिया जाए. और इसके लिए अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, लाइक तहसील लेवल पर जिला पंचायत है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर तहसील लेवल पर जनपद पंचायत है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जिला पंचायत है, जिन्हें कमिश्नर ऑफ डिवीजन ऑब्जर्व करता है. और ये देखता है कि जितने भी वर्किंग ऑफिसर्स हैं स्कीम में वो बराबर काम कर रहे हैं. जिसे नेशनल रूरल NRHM, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के तौर पर लोगों को फिजिकली फिट, मेडिकली फिट रखने के लिए गाँव में हॉस्पिटल्स बनाए गए, स्वास्थ्य केंद्र बनाए गए, जहाँ पर डॉक्टर्स को डिप्लॉय किया गया ताकि वो पर्टिकुलर प्रीमाइसेस में लोगों का ध्यान अच्छे से रख पाए. तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम बहुत सारी जानकारी और जुटा सकते हैं. मैंने आपको जो टास्क दिया है वो आपको करना है. इसके बाद के वीडियो में इक्वालिटी और अदर डेमोक्रेसीज के बीच में जो इश्यूज़ हैं उनके बारे में बात करेंगे. नेल्सन मंडेला के बारे में बात करेंगे. रोज़ा पार्क के बारे में हम लोग बात करेंगे. और कौन कौन सी चीज़ें हैं इसके बारे में हम और बात कर सकते हैं, हम इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी. अगर आपको कोई डाउट है, आपकी कोई क्वेरीज हैं, यू कुड मेंशन दोज इन कमेंट सेक्शन, एज वेल एज यू कैन गिव मी अ कॉल. द नंबर आई हैव गिवन यू इन माय प्रीवियस वीडियो, एंड द होमवर्क दैट आई हैव गिवन यू टू मेक अ प्रोजेक्ट फाइल. वो प्रोजेक्ट फाइल आपको बनाना है, और डिफरेंसेस और सिमिलैरिटीज जितने भी इंडिया में रिलीजन्स मतलब हैं उनके बारे में आपको पूरा प्रोजेक्ट बनाकर रखना है. स्टे होम, स्टे सेफ. थैंक यू वेरी मच.